नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और हम इग्नू एमए सेकेंड ईयर का सिलेबस कर रहे हैं। यहाँ पेपर कोड MPSC 001 है और बुक का नाम भारत और विश्व है। इससे पहले की वीडियो में हम इकाई फर्स्ट का आधा पार्ट कर चुके हैं और आधा भाग हम अभी करने वाले हैं। थोड़ा सा हमारा वॉइस का इशू हो सकता है क्योंकि इसमें थोड़ी आवाज़ मैंने देखी है वीडियो में कम आ रही है, लेकिन नेक्स्ट यूनिट से मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ये जो वीडियो है मैंने इग्नू से जो स्टूडेंट MA कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग बनाई है, प्लस जो स्टूडेंट UGC नेट और UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसके थ्रू अपने सिलेबस से गो थ्रू हो सकते हैं। तो चलिए हम अगले टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साम्राज्यवादी परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की अनुपस्थिति। तो हमने देखा कि भारत का विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण था, कैसे वो डेवलप हुआ, क्या इसके स्रोत थे। इसके साथ साथ हमने 5 जो टॉपिक थे वो कवर कर रहे थे, उसमें से हमारा जो एक टॉपिक है वो ये है जिसे हम कवर करने वाले हैं। तो साम्राज्यवादी परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की अनुपस्थिति, इसमें क्या है चलिए देखते हैं। भारतीय परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है साम्राज्यवादी परंपरा का विरोध। इसमें सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भी शामिल है। कौटिल्य या मनु या बोधायन जैसे कोई भी प्रमुख भारतीय चिंतक भारतीय साम्राज्य का विस्तार, उसकी भौगोलिक सीमा अर्थात भारत से बाहर फैलाने की बात नहीं करता। यह सीमा समय समय पर परिवर्तित होती रही है, लेकिन इसका अर्थ था हिमालय से लेकर दक्षिणी सागर तथा पश्चिम सागर से लेकर पूर्वोत्तर तक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र या समुद्रगुप्त के शिलालेखों में कभी भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि किसी भारतीय सम्राट ने देश की भौगोलिक सीमा के बाहर अपना साम्राज्य विस्तार किया हो। महाभारत में भी भारतीय साम्राज्य का उसकी भौगोलिक सीमा से बाहर विस्तार करने से मना किया गया है। चक्रवर्ती शासक जैसे कि वो शासक जो न्याय प्रदान करता है तथा शांति व्यवस्था करता है की धारणा भी देश की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सीमा तक ही सीमित थी। इसी प्रकार बौद्ध साहित्य भी एक विश्व राज्य की बात करता है जो एक शासक द्वारा शासित होगा, लेकिन यह शासन भी बल द्वारा नहीं अपितु प्रेम द्वारा स्थापित होगा। भगवान बुद्ध को इसी प्रकार का चक्रवर्ती माना गया है। इस तरह यह हिंदुओं और बौद्धों के बीच युद्ध को नकारता है। हिंदू और बौद्ध दक्षिण पूर्व एशिया एवं श्रीलंका में व्यापारी एवं मिशनरी के तौर पर गए थे, न कि आक्रामक और विजेता बनकर। वे वहां की संपत्ति लूटने नहीं गए थे। इसके विपरीत जिन भारतीयों ने भी दक्षिण पूर्व एशिया में शासन किया, उन्होंने वहां की देसी परंपरा को पूर्णतः धारण किया। वे किसी भारतीय शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होते थे, न ही वे उन पर निष्ठा रखते थे। कनिष्क द्वारा चीन पर आक्रमण तथा चोलों द्वारा इंडोनेशिया तथा श्रीलंका पर आक्रमण एवं शासन हिंदू और बौद्ध संस्कृति के प्रतिकूल है। ये घटनाएं विपथगमन या असामान्य है। इनसे भारत की असाम्राज्यवादी परंपरा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। सत्य यह है कि चोल वंश किसी विदेशी संस्कृति का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उन वंशों पर आधिपत्य की कोशिश कर रहे थे जो उनकी स्वयं की संस्कृति थी। प्राचीन भारतीय इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है जब राजाओं ने विजयी प्रदेशों को अपनी इच्छा अनुसार छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप कालिदास के रघुवंशम में उल्लेखित राजाओं ने न्याय संगत विजय प्राप्त की, किंतु जीते हुए प्रदेशों को छोड़ दिया। एक गुप्त वंश के विजेता बालादित्य ने एक हुण मिहिर गुल को हराया, लेकिन अपनी मां की आज्ञा मानते हुए न सिर्फ मिहिर गुल को उसका राज्य लौटाया, बल्कि एक शाही राजकुमारी से उसका विवाह भी करवाया। कल्हण ने अपनी रचना रासरंगिणी में ऐसे कई राजाओं का उल्लेख किया है। हिंदू राजाओं के अलावा अशोक ने बौद्ध विचारधारा के अनुसार हर प्रकार के युद्ध का परित्याग किया। सर्वोत्तम मुसलमान एवं मुगल शासकों का भी उद्देश्य था एक स्थायी भारतवर्ष की स्थापना तथा भारत से बाहरी दुनिया को अनदेखा करना। सम्राट अकबर ने सहिष्णुता, समझौतों तथा कूटनीति के द्वारा भारत का एकीकरण करना चाहा। मुसलमान शासकों का ध्यान भारत तक ही सीमित था। उनके लिए भारतीय समस्त विश्व था। उन्होंने या तो आपस में युद्ध किए या जब भी हिमालय के पार से या समुद्री मार्ग से आक्रमण हुआ तो उनके साथ युद्ध किया। भारत के इतिहास में कभी भी साम्राज्यवाद का प्रयास नहीं किया गया। साम्राज्यवाद विरोधी परंपरा एवं भावना को ब्रिटिश राज के दौरान काफी बल मिला, क्योंकि भारतीय जनता ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से काफी कष्ट उठाए थे। अतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं ने इस आंदोलन को समस्त विश्व के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध का एक हिस्सा माना। इस साम्राज्यवादी विरोधी परंपरा एवं संस्कृति के कारण ही भारत ने अपनी आजादी के
पश्चात गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं पंचशील के द्वारा उपनिवेश तथा आश्रित क्षेत्रों की स्वाधीनता के लिए और नस्लीय समानता के लिए प्रबलता से कार्य किया। भारत ने आश्रित देशों की स्वतंत्रता संग्राम में जो सहायता की वह अब एक इतिहास बन चुका है। उदाहरण के तौर पर 1949 में नेहरू ने इंडोनेशिया की डच से आज़ादी के मसले पर दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया। भारत ने अल्जीरिया और ट्यूनीशिया को फ्रांस से आज़ादी तथा नामीबिया को दक्षिण अफ्रीका से आज़ादी के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ को समर्थन दिया। भारत द्वारा 1972 में पाकिस्तान से जीते गए क्षेत्र को उसे लौटाने तथा 1971 में भारत पाक युद्ध, जिसके कारण बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ, भारतीय परंपरा के अनुसार ही था। इसने भारत की आक्रामक परिकल्पना को रोका तथा इस बात पर बल दिया कि कोई संस्कृति या राष्ट्र अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने स्वयं का साध्य अपना सकता है। नेहरू ने कहा कि भारत का विश्व दृष्टिकोण उसकी प्राचीन परंपरा तथा इस धरती की संस्कृति के अनुरूप है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभिगमन। प्राचीन भारत में यह सिद्धांत प्रचलित था कि राजा का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अपनी राज्यसभा में दूसरे राज्य के दूत को सुरक्षा प्रदान करे। कोई भी अगर किसी दूत की हत्या करता है तो वह कर्तव्य के मार्ग से विमुखित होता है तथा नारकीय दंड का पात्र होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। रामायण में भी लंका नरेश रावण ने तब राजनयिक प्रतिरक्षा का पालन किया जब उसने अपने भाई की सलाह पर श्री राम के दूत बनकर लंका में आए हनुमान को न मारने का निर्णय लिया था। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी विदेशी दूतों को कुछ उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार प्रदान करता है। हालांकि कुछ देशों ने इस पूर्ण स्थापित कानून का उल्लंघन किया है। जैसे पाकिस्तान में 1980 में अमेरिकी दूतावास को जला डाला गया था और ईरान ने अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को लंबे समय तक बंधक बनाया था। दूसरी तरफ भारत सरकार ने सभी प्रकार की राजनयिक उन्मुक्तियों का पालन किया है। भारत की नीति शरणार्थियों के प्रति काफी उल्लेखनीय है। जब नेपाल नरेश ने नेपाली कांग्रेस के नेताओं पर अत्याचार करना शुरू किया तो भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण प्रदान की। भारत ने तिब्बत के दलाई लामा को आतिथ्य प्रदान किया। यद्यपि भारत को इसकी सैन्य और राजनीतिक दोनों प्रकार से कीमत चुकानी पड़ी। भारत ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों का भार उठाया। उसमें से काफी लोग अपने देश वापस लौटे ही नहीं तथा शरणार्थियों का इस देश में आना जारी रहा है। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान युद्धबंदियों के साथ भारत ने सम्मानजनक व्यवहार किया। वे बिना किसी शर्त के पाकिस्तान वापस लौटा दिए गए। 1980 के दशक के मध्य में भारत ने तमिल शरणार्थियों की रक्षा का उत्तरदायित्व लिया। भारत की शरणार्थियों के प्रति नीति महाभारत के उस कथन के अनुरूप है जिसमें कहा गया कि भय, निसहाय तथा पराजय से शरण चाहने वाले एक शत्रु का अपने स्वयं के पुत्र की तरह ध्यान रखना चाहिए। हितोपदेश के अनुसार यदि कोई शत्रु हमारे घर आता है तो उसका सत्कार करना चाहिए। सभी को वृक्ष के समान होना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष अपनी छाया किसी व्यक्ति से वापस नहीं लेता है, भले ही वह व्यक्ति उस वृक्ष को काट ले। इन्हीं आदर्शों के कारण पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को उसके बार बार आक्रमण करने के बावजूद हमेशा माफ किया। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध हारे तो मोहम्मद गोरी ने उनकी हत्या कर दी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नकारात्मक शर्तों द्वारा सकारात्मक विचारों की अभिव्यक्ति। देखिए, भारतीय इतिहास, परंपरा एवं संस्कृति ने ही स्वतंत्र भारत के विश्व दृष्टिकोण को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि गुणनिरपेक्षता ने भी भारतीय विश्व दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया है। जैसा कि के.पी. मिश्र ने लिखा है, भारत में दर्शन एवं सभ्यता की परंपरा यह दिखाती है कि भारतीयों को संज्ञा के साथ नकारात्मक का लगाव था। यद्यपि भारतीयों ने उन सकारात्मक एवं स्वीकारात्मक विचारों को भी नकारात्मक शर्तों पर व्यक्त किया जिनका सामाजिक उदय में काफी महत्व है। उदाहरण के तौर पर शांति को भारतीयों ने अहिंसा कहा, हार के स्थान पर पराजय शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार हम या बहुत के स्थान पर अनेक, उद्यम के स्थान पर अप्रमाद, सहिष्णुता के स्थान पर अवैर का प्रयोग किया। हमें बौद्ध व जैन साहित्यों में इस प्रकार के शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। इन सकारात्मक अर्थ वाले नकारात्मक शब्दों का काफी महत्व है।
नक्रूमा ने सही कहा है कि दूसरे देशों के लिए नैतिक निर्देशों को नकारात्मक तरीके में दिखाना असंतोषजनक एवं शक्तिहीनता या मजबूरी का द्योतक है, लेकिन भारतीयों के लिए, जो कि नकारात्मक शब्द पर महत्व देते हैं तथा अनिश्चय का पालन करते हैं, व्यक्त करने के लिए नकारात्मक तरीके में एक अधिक सकारात्मक एवं सशक्त अभिप्राय है। तो देखिए, नकारात्मक तरीकों की पत्ती का प्रतिपादन इस बात की याद दिलाता है कि विश्व सभ्यता के लिए भारत की एक अति महत्वपूर्ण देन है शून्य की धारणा तथा गणित के प्रयोग में इसका सकारात्मक मान। अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो गुटनिरपेक्षता की विषय वस्तु में भी भारतीय परंपरा की झलक दिखाई पड़ती है। गुटनिरपेक्ष शब्द यद्यपि नकारात्मक शब्द है, लेकिन इसका अर्थ अत्यंत सकारात्मक है। इसके अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व दृष्टिकोण का पालन, विकास के लिए प्रयत्न करना, निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद का विरोध एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लोकतंत्रीकरण शामिल है। अब हम जानेंगे कि भारत में ब्रिटिश राज के दौरान जो भारत का विश्व के प्रति दृष्टिकोण है उसका विकास कैसे हुआ। तो भारत में ब्रिटिश राज ने भारत के विश्व दृष्टिकोण की उत्पत्ति में 3 प्रकार से कार्य किया। पहला, इसने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया, जिसके कारण भारत ने समस्त विश्व में पराधीन लोगों की स्वतंत्रता को समर्थन दिया। ब्रिटिश शासन के गुण और दोष दोनों ने ही भारतीय स्वतंत्र राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में योगदान दिया। जहां तक गुणों का संबंध है, संचार का जाल बिछाकर संचार की सुविधा प्रदान की, अंग्रेजी भाषा का परिचय, रेल का आरंभ करना तथा सामाजिक सुधार एवं सबसे ऊपर है भारत को एक प्रशासनिक तंत्र में गठित करना। ब्रिटिश राज ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय को प्रोत्साहित किया। दूसरी तरफ उसकी नस्ल भेद की प्रथा, आर्थिक शोषण एवं भारतीयों को शासन से वंचित रखने ने उस अमीर वर्ग में भी राष्ट्रीय चेतना की भावना भर दी, जो तब तक अंग्रेजों का समर्थन करते थे। बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना जन आंदोलन का रूप लेने लगी। बंगाल के विभाजन जो 1905 में हुआ का विरोध व्यापक रूप लेने लगा तथा अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने जनमानस की नब्ज पहचान कर जनसंपर्क अभियान शुरू किया। इस प्रकार स्वाधीनता संघर्ष ने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया, जो अंततः 1947 में प्राप्त हुआ। इन परिस्थितियों में स्वतंत्र भारत द्वारा समस्त विश्व में प्राधीन देशों के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में समर्थन देना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। भारत के विश्व दृष्टिकोण की रूपरेखा के बारे में 7 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम लोग उपनिवेश एवं प्राधीन देशों की जनता की स्वाधीनता के बारे में दिलचस्पी ले रहे हैं। दूसरा, अंग्रेजों की रंग भेद नीति के कारण भारत ने जो अपमान और तिरस्कार सहन किया, उसने स्वतंत्र भारत के नेताओं को रंग भेद का सख्त विरोधी बना दिया। भारत के विश्व दृष्टिकोण के बारे में बोलते हुए 7 सितंबर 1946 को नेहरू ने कहा, हम नाजी विचारधारा के नस्लवाद को अस्वीकार करते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में कहीं भी प्रचलित हो। उन्होंने संविधान में 16 मई 1949 को कहा, हमारी विदेश नीति के स्तंभों में से एक है नस्लवाद के विरोध में लड़ाई। तीसरा, भारत के इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक संबंधों ने स्वतंत्र भारत को इंग्लैंड से व्यवहारिक समस्याओं के कारण संबंध विच्छेद न करने को बाध्य कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में भारत के इंग्लैंड के नेतृत्व वाले राष्ट्रमंडल देशों के संबंध के बारे में कहा, यह सभा जानती है कि पिछली सदी से सभी प्रकार के संबंध भारत और इंग्लैंड के बीच उत्पन्न हुए हैं। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन से एक रिक्त पैदा हो जाएगा, जो कि नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमारी शिक्षण पद्धति इससे प्रभावित रही है, हमारी सैन्य प्रणाली इससे प्रभावित रही है और हमारी सैन्य प्रणाली ब्रिटिश सेना की तरह ही विकसित हुई है। अगर हम इसे संबंध विच्छेद कर लें तो इसका परिणाम यह होगा कि बिना उपयुक्त व्यवस्था के एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाए। यदि हम उसका मूल्य नहीं चुकाना चाहते हैं तो हम वह नहीं चुकाएंगे और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों, यहाँ तक पढ़ने के साथ साथ हमने जाना कि परंपरागत रूप से और जो भारत की स्वतंत्रता से पहले भारत का विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण था। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत के विश्व दृष्टिकोण पर क्या विचार रहा। तो भारत का विश्व दृष्टिकोण तब तक पूरा नहीं कहलाएगा जब तक कि आज़ादी के दौरान कांग्रेस द्वारा समर्थित राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रवाद के विचारों पर चर्चा न कर ली जाए।
1921 में कांग्रेस के मुख्य नेताओं के अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों पर कांग्रेस प्रस्ताव को स्वतंत्र भारत के विश्व दृष्टिकोण का मार्गदर्शक माना जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा कि जब हम अपने स्वराज की योजना के लिए परिपक्व हो रहे हैं तो हमें अपनी विदेश नीति की व्याख्या करना आवश्यक है। हम समस्त विश्व को आधिकारिक रूप से बता देना चाहते हैं कि हम उनसे किस प्रकार संबंध रखना चाहते हैं। कांग्रेस की जयपुर प्रस्तावना ने अपनी सूची में विश्व शांति को प्रोत्साहन, सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, नस्ली समानता एवं साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की समाप्ति को इस संगठन का मार्गदर्शक सिद्धांत माना। इनमें एक बात और जोड़ी जा सकती है, जो भारतीय मूल के नागरिक विदेशों में बसे हैं उन्हें स्वयं को उस देश का नागरिक मानना चाहिए तथा उनका शोषण नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों में लगातार इन्हीं दिशाओं पर भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास पारित किया है। जैसा कि कांग्रेस का हरिपुर प्रस्ताव, जो कि 1935 में हुआ, भारतीय विश्व दृष्टिकोण की रूपरेखा की व्याख्या करते हुए कहता है, भारत की जनता अपने सभी पड़ोसियों तथा सभी देशों के साथ शांति एवं मैत्री चाहती है तथा इसी कारण आपस में सारे संघर्षों की समाप्ति चाहती है। एक स्वतंत्र भारत ऐसी व्यवस्था के साथ प्रसन्नता से संबंध रखना चाहता है तथा निशस्त्रीकरण एवं सामूहिक सुरक्षा का समर्थन करता है। लेकिन विश्व सहयोग की प्राप्ति तब तक असंभव है जब तक अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की जड़ व्याप्त है तथा एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के ऊपर आधिपत्य है या साम्राज्यवाद का प्रभाव रहेगा। अतः विश्व शांति के लिए साम्राज्यवाद एवं व्यक्ति द्वारा दूसरे के शोषण का अंत करना होगा। दोस्तों, इस इकाई को हमने पूरा कर लिया है। लास्ट में हम सारांश को देख लेते हैं। भारत के विश्व दृष्टिकोण के विकास का मूल प्राचीन काल से ही दिखाई पड़ता है, जैसे अंतर्राज्य संबंधों में यथार्थवाद एवं आदर्शवाद दोनों पद्धतियों की उपस्थिति। बुद्ध एवं गांधी द्वारा समर्थित आदर्शवाद नेहरू युग के भारत के विश्व दृष्टिकोण में प्रभावशाली रहा, यद्यपि कुछ स्थितियों में हिंसा का सहारा लेना पड़ा, जैसे कि गोवा की आज़ादी के लिए सैनिक कार्यवाही। यह तर्क दिया जा सकता है कि नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति आदर्शवाद से प्रभावित थी। यह एक वैकल्पिक नीति यह हो सकती थी कि भारत किसी महाशक्ति से गठबंधन कर लेता, परंतु इससे परिणाम यह होता कि शीत युद्ध भारत के द्वार पर आ जाता और यह भारत की स्वायत्तता एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करता। गुट निरपेक्षता की नीति के कारण 1962 के भारत चीन युद्ध के समय जब सोवियत संघ ने तटस्थता की नीति को अपनाया था, तब भारत को इंग्लैंड और अमेरिका से सहायता मिली एवं भारतीय हित की पूर्ति हुई। साथ ही इस नीति के कारण भारत विश्व शांति और उपनिवेशवाद के खिलाफ अपना योगदान दे सका। इस तरह गुट निरपेक्षता की नीति आदर्शवाद तथा यथार्थवाद दोनों को प्रतिबिंबित करती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नेहरू की गुट निरपेक्षता की अव्यवहारिकता ने भारत की सैन्य तैयारी की उपेक्षा की। परिणाम स्वरूप चीन से पराजय झेलनी पड़ी, जिसे नेहरू ने भी संसद में स्वीकार किया। भारत का विश्व दृष्टिकोण 1962 के बाद अधिक यथार्थवादी हो गया। यद्यपि भारत का विश्व दृष्टिकोण लगातार बदल रहा है, लेकिन वह इसी निरंतरता की संरचना के अंतर्गत हो रहा है। तो यहाँ हमारी यूनिट कंप्लीट होती है। हम इस यूनिट के दो वीडियो मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में फुल हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू।